Wish you a very warm good morning to all of you. My name is Abhishek Pandey, and once again most welcome Nirmal Dev Academic platform, online platform. So class, today I am going to explain you narration, one of the most and very necessary topic today I am going to explain you. जी हाँ गाइस, आज हम नरेशन जो ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आज हम लोग नरेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और मैं बहुत इजी से इजी वे में इस टॉपिक को समझाने का प्रयास करूँगा आपको। जैसा कि आप सभी को पता है कि नरेशन एक ऐसा टॉपिक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी में ये टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। नरेशन का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। कुछ लोग शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि इसका शॉर्ट ट्रिक होता है। अगर हम शॉर्ट ट्रिक लेके चलेंगे तो नरेशन के एक भी कॉन्सेप्ट को आई थिंक हम लोग समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं अपनानी चाहिए। शॉर्ट ट्रिक हमेशा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, इसलिए मुझे कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करवाना है और मैं बिल्कुल टॉपिक को इजी वे में आपको समझाने का प्रयास करूँगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे ऑलरेडी नोट डाउन करके रखा हूँ नरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे समझना होगा कि नरेशन है क्या चीज़ या नरेशन के और क्या नेम होते हैं। सो आइए हम लोग समझते हैं कि नरेशन है क्या चीज़। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नरेशन वर्ड जो डिराइव्ड हुआ है, जो नरेशन वर्ड निकला हुआ है वो नरेट से निकला हुआ है। जैसे मैंने यहाँ नोट डाउन रखा है नरेट, नरेशन वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम नरेट विच मीन्स टू टेल। नरेट का मतलब होता है टू टेल, दैट मीन्स बताना, ठीक है। और नरेशन को हम लोग स्पीच भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नरेशन को हम लोग स्पीच भी कहते हैं और जो नरेशन वर्ड है वो नरेट वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जिसका अर्थ होता है, जिसका मतलब होता है टू टेल। इट मीन्स बताना। ये इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो कुछ भी हम कहते हैं वो क्या है, वो है नरेशन है, वो क्या है, वो स्पीच है। चाहे उसे हम नरेशन बोले, चाहे उसे हम स्पीच बोले। चलिए देख लेते हैं होता क्या चीज़ नरेशन। किसी भी व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति दैट मीन्स स्पीकर। सिंपल सी बात है कि हम जो कुछ बोल रहे हैं हम स्पीकर हैं, वक्ता है, हम व्यक्ति के रूप में हैं। तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही गई बातों को हम दो तरीके से संवाद स्थापित करते हैं। इट मीन्स कि कोई भी पर्सन्स होता है, उसकी जो बात होती है उसकी बातों को हम दो तरीके से कम्युनिकेटिंग करते हैं, दो तरीके से उसकी बातों को रखते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे इंग्लिश में नोट डाउन किया है, देयर आर टू वेज टू कम्युनिकेटिंग व्हाट अ पर्सन सेड। इसको आपको देखना है, व्हाट अ पर्सन सेड। कोई भी पर्सन कुछ भी बात कहता है उसको हम दो तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, दो तरीके से संवाद स्थापित करते हैं। देखो दो तरीके से बातों को कहते हैं, या तो हम उसको डायरेक्ट वे में कहेंगे या तो उसको हम इनडायरेक्ट वे में कहेंगे। अगर डायरेक्ट वे में कहते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन, और इनडायरेक्ट वे में कहते हैं उसको हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। अब ये डायरेक्ट स्पीच क्या होता है या फिर इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि स्पीच को हम लोग नरेशन भी कहते हैं। नरेशन बोले, स्पीच बोले, बहुत और सेम। नरेशन के टाइप को देख लेते हैं। नरेशन के टाइप को देख ले या फिर हम स्पीच के टाइप्स को देख लें तो यहाँ भी मैंने नोट डाउन किया है, नरेशन हैज़ टू टाइप्स। नरेशन के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट नरेशन, सेकंड इज इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को हमने यहाँ पे लिखा है नरेशन दैट मीन्स स्पीच, डायरेक्ट स्पीच या फिर इनडायरेक्ट स्पीच। आई थिंक यहाँ तक के टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा कि नरेशन के दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। बिल्कुल आप इसी तरीके से अपना नोट्स भी बनाते चलिएगा। बहुत इजी वे में मैं आपको एक एक टॉपिक को लिंकअप करते हुए मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच होता क्या चीज़ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट स्पीच। मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है स्पीकर, दैट मीन स्पीकर वो भोपा बचने वाला स्पीकर नहीं, स्पीकर दैट मीन्स वो वक्ता जो अपनी बातों को कह रहा है। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं आपके लिए स्पीकर हुआ एंड यू आर लिसनर, आप लिसनर हो, ठीक है। तो स्पीकर या वक्ता के द्वारा कहे गए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। जो कुछ भी हमने कहा या जो कुछ भी हमने बोला उसी को कथन कहते हैं, उसी को स्टेटमेंट कहते हैं। तो स्पीकर के द्वारा कहे गए स्टेटमेंट को बिना किसी चेंज के एक्सप्रेस कर देना, मतलब व्यक्त कर देना, डायरेक्ट नरेशन कहलाता है या फिर डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। आई होप को आपको समझ में आ गया होगा।
मैं स्पीकर हूँ, मैंने कोई बात बोला और जो भी मैंने बात बोला आपने हमारी बातों का ज्यों का त्यों आपने नोट डाउन कर दिया, उसमें आपने कोई भी चेंजेस नहीं किया, कोई भी परिवर्तन आपने नहीं किया, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट नरेशन फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, अब मैं बात करूँ अगर इनडायरेक्ट नरेशन की। अब इसमें देखो क्या होता है, बहुत थोड़ा सा चेंजेस होता है। मतलब स्पीकर की जो बात होती है, स्पीकर के जो स्टेटमेंट होते हैं, जब स्पीकर के कथन को या स्टेटमेंट को अपने शब्दों में कुछ ज़रूरी चेंजेस या परिवर्तन कर एक्सप्रेस या प्रस्तुत या व्यक्त किया जाता है, उसे हम इनडायरेक्ट नरेशन या फिर इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। दैट मीन्स कि हमने कोई बात बोला, हमारी बातों का ज्यों का त्यों लिख दिया गया, तो वो हमारा डायरेक्ट नरेशन हो गया। लेकिन हमारी बातों को आपने अपने वे में किया, कोई थर्ड पर्सन ने अपने वे में बताया, अपने तरीके से बताया, तो उसका जो बताने का फॉर्म होगा वो इनडायरेक्ट नरेशन होगा। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ही सेज, वह कहता है, आई वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। ये देखो किसी एक पर्सन का, किसी एक स्पीकर का स्टेटमेंट है, जैसा उसने बोला उस वैसे मैंने उसके स्टेटमेंट को यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये ही सेज के बाद यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे आई वर्क हार्ड, जो यहाँ सेंटेंसेस आप देख पा रहे हैं, इसको हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में नोट डाउन किया है। इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसलिए नोट डाउन किया है क्योंकि यह स्पीकर का स्टेटमेंट है। स्पीकर यहाँ पे कौन है? ही है, और ही का स्टेटमेंट यहाँ पे है। और किसी भी पर्सन के या किसी भी स्पीकर के स्टेटमेंट को हम हमेशा डायरेक्ट और इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। तो अगर हम देखा जाए ओवरऑल, तो ये जो सेंटेंस है इसको फॉलो कर रहा है, इस रूल को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब कि ये डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच के फॉर्म में है। मैंने इसी के बातों को अपने तरीके से व्यक्त किया। हमने कहा कि वह कहता है, मतलब वह कहता है कि वह बहुत कठिन परिश्रम करता है। मैंने क्या किया कि स्पीकर की बातों को मैंने अपने तरीके से बताया, और जब स्पीकर की बातों को कोई थर्ड पर्सन अपने वे में या अपने तरीके में बताता है, तो उसी को हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन या फिर इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो ये जो कॉमा है सेज के बाद, उसको हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया है, और कॉमा को रिमूव करने के बाद हमने यहाँ पे कंजंक्शन दैट लगा दिया है, और यहाँ पे जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आई था, इस आई को हमने कन्वर्ट करके यहाँ पे ही लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने वर्क जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ है, मैंने यहाँ पे एस लगा दिया है, और हार्ड को हार्ड लगा दिया, और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हमने रिमूव कर दिया है। इसका मतलब इस डायरेक्ट स्पीच को हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने पे कई रूल्स चेंज होते हैं, तो इन सब में हमने रूल्स को चेंज किया, जिसकी वजह से ये हुआ। अब आपको कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स आपको नीड होती है, क्या क्या ऐसी चीज़ें होती है जो किसी भी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए इंपॉर्टेंस होता है, तो उस टॉपिक पे भी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ क्लास, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सो नरेशन को मैंने बताया डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन के दो जो है टाइप्स होते हैं। अब देखिए डायरेक्ट नरेशन के भी दो टाइप्स होते हैं, उसको हम देख लेते हैं। डायरेक्ट नरेशन हैज़ टू पार्ट्स। इट मीन्स डायरेक्ट नरेशन जो होता है उसके भी दो पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से पार्ट होते हैं? फर्स्ट पार्ट होगा रिपोर्टिंग वर्ब एंड सेकेंड पार्ट होगा रिपोर्टेड स्पीच। सो डायरेक्ट नरेशन हैज़ टू पार्ट्स। चलो थोड़ा सा पीछे से हम लोग बैक से थोड़ा रिपीट कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। नरेशन हैज़ टू टाइप्स, डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन, एंड डायरेक्ट नरेशन हैज़ टू पार्ट्स, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को आपको यहाँ पर समझना बहुत ही ज़रूरी होगा, क्योंकि जब तक आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच नहीं समझ में आएगा, बार बार हम रूल्स में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का नाम लूँगा तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज रहोगे। तो एक एक टॉपिक को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। सो जैसा आप देख पा रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट नरेशन का एक एग्जाम्पल लिखा है। डायरेक्ट नरेशन बोले या डायरेक्ट स्पीच बोले, Peter said to me he will go there.
पीटर सेड टू मी ही विल गो देयर। तो ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पीटर सेड टू मी के बाद यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। तो ये जो पार्ट हुआ है कॉमा के पहले का ये जो पार्ट है, ये सेंटेंस का जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ही विल गो देयर, जो कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। तो ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब और ये होता है रिपोर्टेड स्पीच, जो कि ये डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन का ही पार्ट्स है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जब हम लोग डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में, यहाँ पे डी एन का मतलब डायरेक्ट नरेशन, आई एन का मतलब इनडायरेक्ट नरेशन, तो जब हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तो उसके लिए क्या क्या रूल्स इंपॉर्टेंस होते हैं, उस हम इंपॉर्टेंस रूल के बारे में बात कर लेंगे। क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में कई तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए आपको बेसिक रूल आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट की अगर बात करें, सो आई एन का मतलब होगा यहाँ पे इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है। अब इनडायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमा को, जी हाँ, जब आप इस डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करोगे तो आप इस इन्वर्टेड कॉमा को हटा दोगे। ये जो इन्वर्टेड कॉमा आपको दिख रहा है इनडायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट नरेशन में, इसको आप हटा दोगे जब आप इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करोगे। इनडायरेक्ट नरेशन बोलो या फिर इनडायरेक्ट स्पीच बोलो। रूल नंबर सेकेंड, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आप रिपोर्टिंग वर्ब देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब है। पीटर सेड टू मी, ये क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ये जो देखिए आप यहाँ पे कॉमा देख रहे हैं ना, कॉमा का प्रयोग नहीं होता है। जी हाँ, जब आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इस कॉमा को आप यहाँ से क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। कब? जब आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे। थर्ड, रूल नंबर थर्ड, रिपोर्टिंग वर्ब। आरवी का मतलब यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब। ये आप जो देख पा रहे हैं कॉमा के पहले, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब आप देख रहे हैं ना, इसका टेंस कभी नहीं बदलता है। जब कभी भी हम टेंस की बात करेंगे तो आप टेंस कि जब कभी बात करें तो टेंस मीन्स समझिएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मेन वर्ब की बात कर रहा हूँ और प्लस हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ। देखिए, जब कभी भी हम टेंस को चेंज करते हैं तो टेंस में दो चीज़ ही चेंज होती है, एक हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। एक हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, दूसरा मेन वर्ब, या कभी कभी दोनों साथ में चेंज होते हैं। तो टेंस चेंज की बात जब भी आएगी तो आपको अपने माइंड में रखना है कि मैं हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब की बात कर रहा हूँ। सो रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस होता है वो कभी नहीं बदलता है, बल्कि किसका टेंस बदलता है? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। सो रूल नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। आइए देखते हैं रूल नंबर 4 में क्या रूल्स हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को, जो आप यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब देख पा रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच मतलब इसके भाव के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड, किसको? इस सेड को, ये जो सेड ही लिखा है ना, इसको आप यहाँ पे से भी हो सकता है, सेज भी हो सकता है, सेड भी हो सकता है। तो इसको आप किस में चेंज करोगे? जब इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करोगे, टोल्ड में, आस्क्ड में, रिक्वेस्टेड में, कमांडेड में, एडवाइज्ड में, ऑर्डर में, इसको हम चेंज कर देंगे। अब इसके लिए क्या क्या कंडीशन होगी? ये कंडीशन रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस जो होगा उसके ऊपर डिपेंड होगा कि इसकी मीनिंग क्या होगी। मतलब रिपोर्टेड स्पीच की जो मीनिंग होगा उस मीनिंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पे जो से, सेज या सेड आएगा, इसको हम टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, एडवाइज या ऑर्डर में चेंज कर देंगे। ठीक है, रूल नंबर 5 की ओर आते हैं हम लोग। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद देखो, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, रिपोर्टिंग वर्ब, ये पूरे रिपोर्टिंग वर्ब है। इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो कॉमा लगा है, जब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो इस कॉमा को हम यहाँ से हटा देंगे, और कॉमा को हटाने के बाद यहाँ पे कुछ कंजंक्शन वर्ड होते हैं, कुछ कनेक्टिव वर्ड होते हैं, उसको हम ऐड करते हैं, जैसे दैट या इफ़, वेदर या फिर टू लगाते हैं। दैट, इफ़ या वेदर या टू लगाते हैं। ये किस कंडीशन में लगाते हैं?
ठीक है, हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नॉर्मल दैट का यूज़ हम लोग कर देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इफ़ या वेदर भी लगता है, टू भी लगता है। टू का जो मोस्टली यूज़ होता है वो इंपरेटिव सेंटेंसेस के लिए होता है। जब हम लोग सेंटेंस बेस पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि दैट कनेक्टिव वर्ड कहाँ लगेगा, इफ़ या वेदर कहाँ लगेगा, टू कहाँ पर लगेगा। रूल नंबर 6 की तरफ हम आते हैं। आई तथा प्रॉपर नाउन को छोड़कर, आई, इस बात को माइंड में रखिएगा, आई तथा प्रॉपर, यहाँ प्रॉपर नाउन की बात मैं कर रहा हूँ। प्रॉपर नाउन आप सभी को पता है क्या होता है, पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। किसी भी पर्टिकुलर, किसी एक व्यक्ति का नाम, किसी एक पर्सन का नाम, किसी एक प्लेस का नाम, अगर किसी एक का नाम है, ठीक है, उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो जब भी हम इस डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला ये जो पहला वर्ड होता है, इस पहले वर्ड का जो पहला लेटर होता है, ध्यान से देखिएगा, इस पहले वर्ड का जो पहला लेटर होता है, जब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो ये स्मॉल में हो जाता है। लेकिन दो ऐसे कंडीशन होती है जो स्मॉल में नहीं होता है। पहला कंडीशन ये होता है कि जब ये आई यहाँ पर हो, दूसरा कंडीशन ये हो कि जब यहाँ पे कोई प्रॉपर नाउन हो। तो आई तथा प्रॉपर नाउन को छोड़कर रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। रूल नंबर 7 एंड लास्ट इज रिपोर्टेड स्पीच। इसका मैंने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब का कभी टेंस नहीं चेंज होता है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस, प्रोनाउन और नियरनेस ऑफ टाइम को चेंज किया जाता है। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो आपने रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 6, ये सभी में रूल्स आपको अप्लाई करना होगा। रूल नंबर जो 7 है, अगर इस पे आपने अपनी कमांड बना लिया, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ नियरनेस ऑफ टाइम, तो ये समझिए कि आप जो है नरेशन पे 90% आपका जो है कमांड बन गया। सो इसको हम यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि टेंस कब चेंज होता है, क्या उसके लिए सिचुएशन होता है। प्रोनाउन में बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्या सिचुएशन होता है। नियरनेस ऑफ टाइम तो रट लेते हैं, लेकिन प्रोनाउन को चेंज करने में दिक्कत होती है, टेंस को चेंज करने में दिक्कत होती है। तो इसको हम आपको टेंसेस को किस तरीके से चेंज किया जाएगा, देखिए मैं बात किया टेंस को चेंज करना। टेंस को जब भी हम चेंज करने की बात करेंगे, इसका मतलब कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया जाएगा। तो अब हम लोग जो टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे कि टेंस को कैसे चेंज किया जाएगा। टेंस को चेंज करने सीखने के बाद हम लोग प्रोनाउन को चेंज करना सीखेंगे, उसके बाद नियरनेस ऑफ टाइम को चेंज करना सीखेंगे। ये 3 चीज़ को हम चेंज कर ले, उसके बाद नरेशन समझिए हमारे मुट्ठी में है, पूरी तरीके से एक हमारी कमांड बन जाएगी। तो हम लोग क्या सीखेंगे, अब चेंज ऑफ टेंस सीखेंगे।